फ्रेंड्स, हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। मुंबई हाई कोर्ट, तारीख 1/1/16। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज ने कटघरे की ओर देखा और एक 13-14 साल की प्यारी सी लड़की को वहां खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जज ने मुलायम स्वर में कहा, बेटा, मैंने फाइल पढ़ा है। ये जानकर बहुत आश्चर्यचकित हुई आपने अपनी मम्मा पर केस किया है। क्या यह सच है बेटा? उस बच्ची ने अपना सर हाँ में हिलाया और चुपचाप उसी तरह खड़ी रही। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत उदास थीं। लगता था बहुत रोई थी। जज कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, मैंने आपके केस का पूरा अध्ययन किया है। पहली बात, केस बहुत कमज़ोर है। मैं शुरू में ही इस केस को खारिज करना चाहता हूँ। दूसरी बात है, मैंने ख्याल किया है कि आपने अपनी मम्मा को कहीं भी बुरा नहीं बताया। वो आपका बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं आपसे। आपने लिखा है कि उनके सिवा आपका कोई नहीं है। फिर आप उनसे अलग क्यों होना चाहती हैं? और अगर छोटी छोटी बात पर इस तरह आप जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स पर केस करने लगे तो जो अपराधी हैं उनका क्या होगा? अंजलि जोशी, जो उस बच्ची की वकील थी, झट से खड़ी हुई और अर्जी दी, सॉरी जज साहब, मैं अपने क्लाइंट की तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ। पर उस बच्ची ने कहा, सॉरी अंजलि जोशी, आप मेरे वकील हैं, आपको कहने का हक है, पर मैं खुद सर से कुछ कहना चाहती हूँ, अगर परमिशन मिले। जज साहब उस बच्ची की ओर देखकर मुस्कुराए और सर हिलाए। असल में उन्हें भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी कि ये कैसा केस है जिसमें एक बच्ची अपनी बेहद प्यार करने वाली माँ से अलग होना चाहती है। बच्ची ने थैंक्स कहा और अपनी बातें शुरू की। जज साहब, आप कहते हैं कि मैं बच्ची हूँ, पर मैं बच्ची नहीं। मेरी उम्र 13 साल है, जिसे लोग किशोर अवस्था कहते हैं। पर कभी कभी इंसान के जीवन के अनुभव उसे समय से आगे ले जाते हैं। और अगर आप मुझे बच्ची मानकर इस केस को डिसमिस करना चाहते हो तो आप ही बताओ, इस भारतवर्ष में जब एक 10 साल की बच्ची के साथ भी गलत किया जाता है तो क्या उसे बच्ची समझा जाता है? अगर नहीं, तो अपने दलीलें देने वाली, अपने लिए इंसाफ मांगने वाली मैं बच्ची कैसे हो गई? डिफेंस वकील ने ऑब्जेक्शन किया, पर जज साहब उस बच्ची की बातों से पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। पता नहीं उस लड़की की बड़ी बड़ी आंखों में क्या था, उसकी बातों में क्या था, जो सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। कोर्ट रूम में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। उस बच्ची ने एक बार अपने चारों तरफ देखा, फिर अपनी बातें शुरू की। मिलाड, मैं मिष्टी गुप्ता अपनी मम्मा से अलग होना चाहती हूँ। मुझे हर रोज़ मेंटल टॉर्चर सहना पड़ता है। डिफेंस वकील, मिलाड, पहली बात है, इस पर मेंटल टॉर्चर होता है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, और आज मेरी मुवक्किल नहीं आई है, सो मुझे दूसरा डेट दिया जाए। मिष्टी ने असहाय नज़रों से अंजलि जोशी की ओर देखा, पर जोशी के कुछ कहने से ही पहले जज साहब बोल पड़े, मिस्टर कश्यप, आपके मुवक्किल को लाना आपकी जिम्मेदारी थी। आपको पता है, मैं केस की तारीख बदलना पसंद नहीं करता, और इस बच्ची का केस तो हरगिज नहीं रोका जाएगा। फिर मिष्टी की तरफ देखते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो बेटा, आप क्या कहना चाहती हो? मिष्टी ने एक बार मिसेज जोशी की तरफ देखा और उसकी आंखों से अभय पाकर उसने शुरू की, जज साहब, मैं क्यों अपनी मम्मी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ये जानने के लिए आपको एक कहानी सुननी होगी, सच्ची कहानी। डिफेंस वकील, मिलाड, कोर्ट में कहानी नहीं, सच्चाई पेश की जाती। यहाँ सबूत की जरूरत होती है। ये लड़की कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रही है। मिष्टी, कश्यप अंकल, किसी के जीवन की सच्ची घटना ही एक दिन कहानी बनती है। अगर उसके जीवन में खुशी की घटनाएं हुई तो सुख भरी कहानी, और दुख मिला हो तो दुख भरी कहानी। मिष्टी की बातों को सुनते ही कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जज, ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज आप सब चुप हो जाएं। मिस गुप्ता, आप जो कहना चाहती हो कह सकती हैं। मिष्टी ने मुस्कुराकर सर हिलाया और अपनी कहानी शुरू की। अरमान रिद्धिमा, संजीवनी हॉस्पिटल। एक लड़की दौड़ती हुई लाकर रूम में आई और दरवाजे के पास रुक गई। वो बहुत गुस्से में थी और उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। फिर उसकी नज़र उस खूबसूरत लड़की पर जाकर रुक गई जो कुछ काम में बिजी थी। ये लड़की थी रिद्धिमा गुप्ता, शशांक गुप्ता की छोटी बेटी और अंजलि गुप्ता की छोटी बहन। जो लड़की उसे ढूंढ रही थी उसके पास आई और जोर से
गुस्से भरी आवाज़ों में चिल्लाई। मैं ये क्या सुन रही हूँ रिद्धि जी? रितमा अपना फाइल बंद करते हुए कहा। क्या हुआ? तो इतने गुस्से में क्यों है मुस्कान? अरे तूने क्या सुना? मुस्कान ने उसी तरह गुस्से में कहा। यही कि तेरी शादी पक्की हो गई है? रितमा ने शांत आवाज में उत्तर दिया। हाँ मैंने भी सुना। मुस्कान ने आश्चर्य भरे आवाजों में पूछा। तूने सुना मतलब? तेरी ही शादी है ना? रिद्धिमा ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से जाने लगी, पर मुस्कान ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, सच बता रिद्धिमा, तेरी ही शादी है ना अगले महीने? रिद्धिमा ने सर हिलाते हुए उत्तर दिया, सॉरी मैं बताना भूल गई थी, अगले महीने मेरी शादी है और अगले हफ्ते तक तुम सबको कार्ड मिल जाएंगे। पर मुस्कान ने उसके हाथों को पकड़ लिया और बोली, सच बता रिद्धिमा, ये क्या हो रहा है? तू तो अरमान से प्यार करती है ना, तो ये विवेक बीच में कहाँ से आ गया? कुछ बहुत गलत हो रहा है रिद्धिमा। हम सब तेरे दोस्त तेरे लिए परेशान हैं और तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसा नहीं हो सकता रिद्धिमा, तू सिर्फ और सिर्फ अरमान की है। रिद्धिमा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, विवेक पापा की पसंद है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। और अरमान का क्या? दरवाजे पे खड़ी निकिता बड़ी रूखे सुर में प्रश्न की। वो अरमान की सबसे अच्छी दोस्त थी और अरमान की हर तकलीफ, हर दर्द उसका अपना था और वो जानती थी अरमान रिद्धिमा के बगैर जी नहीं सकता है। तभी राहुल की आवाज़ उसे सुनाई दी। अरमान और तुमने दोनों ने मिलकर जो सपने देखे उसका क्या? देखो रिद्धिमा, हमसे कुछ छुपा नहीं सकती हूँ। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें सारा हालात बयां कर रही है। सपना और तो शायद जी जाए, पर अरमान मर जाएगा रिद्धिमा। अगर तुम्हें अपने पापा की पसंद से ही शादी करनी थी तो अरमान से प्यार क्यों किया? उसे सपने क्यों दिखाए? पापा से पूछकर प्यार करना चाहिए था तुझे। रिद्धिमा ने फीकी हंसी के साथ उत्तर दिया। प्यार किया नहीं जाता सपना, हो जाता है। अगर पापा अरमान को मान लेते तो मेरे जैसा किस्मत वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। पर पापा के दिल को विवेक ने जीता है, अरमान ने नहीं। मुस्कान गुस्से से चिल्लाई। विवेक ने तुम्हारे पापा का दिल इसलिए जीता क्योंकि वो उनके दोस्त का बेटा है। उसके पापा और तुम्हारे पापा बिजनेस पार्टनर है, वो पैसे वाला है। रिद्धिमा चुप थी। राहुल ने आगे आते हुए कहा, आज अरमान स्ट्रगल कर रहा है, पर कुछ वर्षों में वो भी एक फेमस डॉक्टर बन जाएगा। उसके पास तब सब कुछ होगा रिद्धिमा। रिद्धिमा, हाँ पर पापा को आज ऐसा लड़का चाहिए जिसे जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करना पड़े। तुम लोगों को पता ही है, अतुल जीजू के प्यार में अंजलि दी ने घर छोड़ा और अतुल जीजू को भी बिजनेस में कुछ खास सफलता नहीं मिली। आज उनकी जिंदगी के मुश्किल दौर है। दी को अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। शायद उनके वकील बनने का सपना भी अधूरा रह जाए। राहुल, बस बस रिद्धिमा, हम सबको पता है ये तुम्हारे पापा की बातें हैं, तुम्हारी नहीं। तुम चाहे कुछ भी कहो, अतुल अंजलि अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें उनके प्यार का सहारा है। और आज नहीं तो कल अतुल अपने बिजनेस को आगे ले जाएगा और अंजलि भी अपना सपना पूरा करेगी। निक्की और रिद्धिमा, तुम अरमान को क्या बताओगी? कभी सोचा है उसे जब पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा? उसके दिल पर क्या गुजरेगी? रिद्धिमा, उसे सब पता है निक्की। वो पापा से मिलने हमारे घर आया था, तब पापा ने हमारी शादी के बारे में बताया। हाँ मैं बताना भूल गई, आज मेरे इंटर्नशिप का लास्ट डे है, कल से मैं हॉस्पिटल नहीं आऊंगी। इतना कहकर रिद्धिमा सबको हैरान परेशान छोड़कर चली गई। शायद वो खुद भी अपनी जिंदगी के इस मोड़ से परेशान थी और किसी के सवालों का जवाब देना उसके बस में नहीं था। अगले महीने रिद्धिमा और विवेक की शादी हो गई। विवेक एक बहुत प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ था और उसने रिद्धिमा के पापा से दहेज के रूप में कुछ नहीं मांगा था। बस उपहार स्वरूप उसने संजीवनी और लोनावाला की प्रॉपर्टी मांगा था और शशांक ने खुशी खुशी दे दिया था। आखिर जो कुछ भी है रिद्धिमा का ही है। अंजलि से तो उसी दिन नाता टूट गया था जब उसने शशांक की मर्जी के विरुद्ध अतुल से शादी की थी। पर रिद्धिमा ने पापा का दिल जीत लिया था उनकी बातों को मानकर। शशांक को पता था कि रिद्धिमा अरमान से प्यार करती है, फिर भी उसने अपने पापा की बातों को माना। इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। शशांक खुश थे अपनी बेटी का भविष्य सुनिश्चित करके। और अरमान, वो तो उसी दिन शहर छोड़कर चला गया था जब उसने रिद्धिमा और विवेक की शादी का समाचार सुना था। दिन गुजरते जा रहे थे। शशांक अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें पता था रिद्धिमा धीरे धीरे अरमान को भूल जाएगी। और अब जब रिद्धिमा अरमान का नाम तक नहीं लेती तो उन्हें लगता था विवेक बहुत प्यार करता है उनकी बेटी से और उसके प्यार ने ही रिद्धिमा के मन से अरमान का नाम तक मिटा दिया। पर असली तस्वीर तो बिल्कुल उल्टी ही थी। जहाँ शशांक खुश थे
कि उनकी नाजुक सी बेटी एक अच्छे इंसान के साथ ब्याही है, वहीं रिद्धिमा एक ही दिन में समझ गई थी कि विवेक को क्या चाहिए। उसने अरमान को भूलने और विवेक के साथ अपने संजोने की एक नई शुरुआत करने की कोशिश जरूर की, पर सपने तो इंसान के साथ देखे जाते हैं। विवेक तो जानवर से भी नीच था। उसे सिर्फ और सिर्फ रिद्धिमा का शरीर चाहिए था। बेहद कामुक इंसान था वो। उसे रिद्धिमा सिर्फ वासना पूर्ति की वस्तु दिखती थी, एक इंसान नहीं। रिद्धिमा फिर भी चुप थी, क्योंकि पापा से ऐसी बातें कहना मुश्किल था और दोस्त उसी दिन के बाद उससे नाता तोड़ चुकी थी। शायद मुस्कान, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ होती तो कुछ दर्द वो हल्का कर सकती थी। पर मुस्कान तो शादी में भी नहीं आई थी, और किसी को कुछ कहकर भी क्या फायदा। उसने खुद ये रास्ता अपने लिए चुना था। पर क्या अरमान साथ देता तो इस रास्ते को चुनती? क्या अंजलि दीदी की तरह पापा से नहीं कहती कि पापा, मैं अरमान के साथ खुश रहूंगी, मैं उसी से शादी करूंगी? पर अरमान ने उसे धोखा दिया था। पापा ने जब शादी की बात की थी तो उसने अपने क्लिनिक के लिए पापा से पैसे मांगा था। पापा ने बहुत दुखी होते हुए बताया था कि अरमान ने निर्लज की तरह कैसे पापा से कहा था, आपकी बेटी मुझे छोड़कर किसी और से शादी तो करेगी नहीं, तो भला इसी में है कि मेरे नाम आपकी प्रॉपर्टी लिख दीजिए। वैसे भी रितिमा की शादी के बाद आप अकेले रह जाएंगे इस कोठी में, तो क्यों ना इसे मेरे नाम कर दिया जाए। हाँ, जब तक आप जिंदा हैं यहीं रहेंगे हमारे साथ। पापा कहते हुए रो रहे थे और रिद्धिमा के दोनों हाथ पकड़ते हुए विनती के स्वर में कहा था, तू जो कहेगी मैं करूँगा बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। अंजलि को खोने का दर्द तो मैं सह गया, पर तेरा नहीं सह पाऊंगा। रिद्धिमा ने बस इतना ही कहा था, पापा आप जो सोचोगे वो मेरी भलाई के लिए होगी, आपका फैसला ही मेरा फैसला है। शशांक ने खुश होते हुए कहा था, पर बेटा अगर मैं विवेक से तेरा रिश्ता करूं तो पहले तुझे अरमान से मिलना बंद करना पड़ेगा। बुरा मत मानना बेटा, पर इस तरह के लोग जब पासा पलटते हुए देखते हैं तो कुछ भी करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तेरी इज्जत समाज में उछाली जाए। रिद्धिमा ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा था, पापा मैं अब से कभी अरमान से नहीं मिलूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। रिद्धिमा ने मन ही मन बुदबुदाया था, मैं तुमसे नफरत करती हूँ अरमान। अगर तुम मेरे जीवन में ना आते तो शायद मेरा रास्ता अलग होता। शायद मैं पापा से कहती कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, पर तुम बीच में आ गए। पापा अंजलि दीदी को खोकर बहुत दर्द सह चुके हैं। उनके लिए एक अच्छे खानदान में मेरा शादी होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। अच्छे खानदान में? खुद ही हंस पड़ी। पापा को क्या पता है कि वो कैसे खानदान में, कैसे इंसान के साथ ब्याही गई है। जब शादी के कुछ महीने बाद उसने अपने पीजी की पढ़ाई के लिए इजाज़त मांगी थी तो उसके सास ससुर साफ मना कर गए थे। सास ने कहा था, हमारे घर की बहुएं घर में रहती हैं और शादी से पहले ही तुमने जो कारनामे किए उनका हमें पता है। पता नहीं अब क्या क्या करोगे। हमें अपने घर की नाक नहीं कटवाना। बहुत रंगरेलियां कर ली तूने, अब चुपचाप घर में रहे। जब रिद्धिमा ने ये सारी बातें विवेक से कही तो उसने बड़े निर्लिप्त भाव से कहा, मम्मा ने ठीक ही तो कहा है, क्या जरूरत है तुम्हें बाहर जाने की? इतने बड़े डॉक्टर की बीवी हो, क्या कुछ कम है तुम्हारे लिए? रिद्धिमा को विवेक से ऐसे जवाब की आशा नहीं थी। उसे लगा था शायद पढ़ने के लिए इजाजत मिल जाए, पर विवेक के ऐसा कहने पर भी वो हिम्मत बटोर कर बोल पड़ी, पर विवेक तुम खुद इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी शिक्षित हो गर्व की बात होनी चाहिए। और मेरे पापा का सपना था कि मैं संजीवनी का हेड बनूं। उनका सपना मुझे पूरा करना है विवेक। विवेक जोर से हंस पड़ा था। उसने रिद्धिमा के गालों को सहलाते हुए कहा था, मेरी डियर पत्नी, अब संजीवनी तुम्हारे पापा की नहीं है, विवेक अग्रवाल का है, और डॉक्टर विवेक अग्रवाल ही उसका हेड है। झूठ मूठ के सपने देखना छोड़ दो मेरी जान, और यहाँ घर में मेरी प्यारी बीवी बनकर रहो। रिद्धिमा ये सुनते ही चौंक गई थी। उसने उसी दिन पापा को फ़ोन किया, और जब पापा ने उसे बताया कि उन्होंने अपनी खुशी से उपहार के तौर पर संजीवनी विवेक के नाम किया है, तो रिद्धिमा समझ गई कि पापा सच बात कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद विवेक को चुना है। दिन बीतते जा रहे थे। रिद्धिमा की जिंदगी नरक बन चुकी थी। दिन भर सास ससुर की सेवा और रात को विवेक की अंक साइनी बनना उसकी जिंदगी का सच बन चुका था। उसे अब किसी और चीज की नहीं, बल्कि अपने मौत का इंतजार था। वो पापा को ये सब बताकर दुखी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी विवेक के चंगुल से उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी करे। कभी कभी उसे अंजलि दी की बड़ी याद आती है।
क्या दी को सब कुछ पता है? जरूर होगा। पापा ने दी और जीजू को शादी में बुलाया नहीं था, पर राहुल और अभिमन्यु अतुल जीजू के पक्के दोस्त थे, उन्होंने बताया होगा। पर दी क्या कभी उसे फोन करके पूछ नहीं सकती थी कैसी है वो? पर पूछे भी क्यों? पापा के साथ उसने भी तो उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। वो हर काम पापा से पूछकर और पापा की खुशी के लिए करती थी। पापा ने भी तो उसे खुश रखने के लिए ये शादी दी, विवेक के नाम संजीवनी अस्पताल कर दी। पर क्या वो खुश है? क्या पापा को पता चलेगा तो वे अपनी प्यारी बेटी के लिए कुछ नहीं करेंगे? शायद हाँ, या शायद नहीं। शायद वे और टूट जाएं। इस नरक जैसी जिंदगी को मौत की तरह जीते रिद्धिमा को उस दिन एक आशा की किरण दिखाई पड़ी। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उसे लगा इस बच्चे के सहारे वह अपना जीवन काट लेगी। पर इस खुशखबरी के मिलने पर उसे उस इंसान की बहुत याद आई जिसके साथ उसने ऐसे सपने देखे थे। उसे याद आ गया, जब भी शादी की बात होती अरमान कह उठता, मुझे तो सिर्फ बेटी चाहिए, एक नहीं, दो नहीं, 5 बेटी। रिद्धिमा चिढ़ कर कहती, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? 5 बेटियां, 5 बार प्रेग्नेंट? तुमने सोचा भी है कि मेरी क्या हालत होगी? अरमान मासूम सा चेहरा बनाकर कहता, मैंने कब कहा 5 बार प्रेग्नेंट बनो? बस 3 बार जुड़वा बच्चे होंगे ना। रिद्धिमा उसे कोहनी से धक्का देते हुए कहती, पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है कि जुड़वा बच्चे होने पर मुझे कितनी तकलीफ होगी, और फिर उनका पालना। ना बाबा, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरमान दुखी सा चेहरा बनाकर कहता, लोग प्यार में ना जाने क्या क्या करते हैं। मैंने तो सिर्फ 5 बेटियां ही मांगी हैं, और पालने की चिंता मत करो, वो काम मैं कर लूंगा। तुम बस जन्म देने तक उन्हें संभालना। रिद्धिमा उसे आंखें दिखाती तो वो कह उठता, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम रिद्धिमा? अगर मुझे प्रेग्नेंट होने का मौका मिलता तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए ऐसा करता, पर भगवान जी ने हमें इस खुशी से वंचित कर दिया है। काश लड़के भी प्रेग्नेंट होते। रिद्धिमा उसे घूरते हुए कहती, अगर ऐसा होता तो लड़के शादी ही नहीं करते। वो तो गर्ल्स है जो सारी तकलीफें बिना चूं किए सह जाती हैं। और अरमान, तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर मेरी पसंद का ख्याल क्यों नहीं? अरमान, अरे मुझे तुम्हारे पसंद का ख्याल नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? तुम्हें जो चीज़ पसंद है मैं तुम्हारे कहने से पहले ही लाता हूँ ना। हाँ, ये बात अलग है कि तुम मर्सिडीज मांगोगी तो नहीं ला सकता, पर प्रॉमिस, कुछ साल बाद तुम्हारी हर फरमाइश पूरी होगी जान। रिद्धिमा अपनी बाहें अरमान के गले में डालते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहती, मुझे ये सब नहीं चाहिए अरमान, मुझे तो बस एक बेबी अरमान चाहिए जो तुम्हारी तरह प्यारा हो। अरमान मुस्कुराते हुए कहता, ओए होए, मैं मर जावा, आपकी ये फरमाइश भी पूरी होगी बीबी जान। रिद्धिमा लजाकर कहती, थक, मैं अभी तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, और तुमने तो 5 बेटियों की बात कह डाली, फिर मेरा बेबी अरमान कैसे आएगा? अरमान के पास जैसे सभी समस्याओं के समाधान थे। वो तुरंत कहता, फिक्र नॉट, तीसरी वाली के साथ आ जाएगा। पहले 2 बेबी गर्ल्स और अंत में एक बेबी एक बाबा। रिद्धिमा का ध्यान अचानक से टूटता है। अपने सास की आवाज़ कानों में पड़ने पर उसकी सास को नहीं पता था कि वो अकेलापन महसूस होने पर या दुखी होने पर इस सीढ़ियों के ऊपर कोने में चुपचाप बैठकर अपना अतीत याद करती रहती है। उसकी सास विवेक से कह रही थी, ले जा बेटा इसे साथ में, एक दिन और सोनोग्राफी करवा लीजिए, लड़की हो तो वहीं बात खत्म करियो। विवेक, हाँ माँ, थोड़ा बिजी हूँ, अभी तो सिर्फ 1 महीने में है, कुछ दिन बाद ले जाता हूँ उसे। माँ, ऐसा ना हो कि देर हो जाए बेटा, और हाँ, इसे पता नहीं चलना चाहिए, वरना पता नहीं क्या धमाल मचाएगी। विवेक हो करके हंस पड़ा और बोल उठा, माँ, आप भी कितनी भोली हो, आपको लगता है क्या ये धमाल मचा सकती है? कुछ बोलने की कोशिश भी करेगी तो इसका फल इसे भोगना पड़ेगा। और आप चिंता मत करो, मैं डॉक्टर विनीता को कह दूंगा, वो सब कुछ कर देगी। रिद्धिमा कांप गई थी। चाहे कैसे भी हो, पर यह बेबी उसका खून था, उसे इस दुनिया में आने का हक था। पर विवेक के लिए तो अपना बच्चा भी कोई मायने नहीं रखता। वो कैसे इस हालात से इस बच्चे को बचाएगी? क्या वो बचा पाएगी? नहीं, उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, बेबी तुम गर्ल मत होना, वरना ये लोग तुम्हें इस दुनिया में आने ही नहीं देंगे। अब उसका काम था रोज भगवान जी से यही मांगना कि ये बच्चा लड़का हो जिससे उसकी जान बच जाए। निश्चित दिन पर विवेक का ऑर्डर आया, आज तैयार रहना, हॉस्पिटल जाना है, बेबी ठीक है कि नहीं चेकअप करना है।
रितमा ने चुपचाप सर हिलाया, पर उसने मन में सोच लिया कि क्या करना है। हॉस्पिटल पहुंचकर विवेक ने अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए उसे डॉक्टर बंता के हवाले कर मीटिंग में चला गया। डॉक्टर बंता ने हंसकर उसका स्वागत किया और अपने केबिन में ले आई। रितमा कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर उसने डॉक्टर बंता से धीरे से कहा, डॉक्टर बंता, सोनोग्राफी करना तो कानूनन अपराध है ना? डॉक्टर बंता ने उसकी तरफ देखकर कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, यस मैम। रितमा, तो फिर? बंता उसके प्रश्न को समझती हुई बोली, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम हो तो सोनोग्राफी करना जुर्म नहीं है रितमा। रितमा ने उसकी आंखों की तरफ देखते हुए प्रश्न किया, तो क्या भ्रूण का लड़की होना भी प्रॉब्लम है? बंता ये सुनते ही चौंक गई, पर तुरंत अपने आप को संभाला और कहा, नहीं मैम, लड़की तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत तोहफा है उस ऊपर वाले का। रिद्धिमा, तो फिर अगर मेरे गर्भ में बेबी गर्ल हो तो उसे मौत क्यों दी जाएगी? डॉक्टर बंता ने अपने आप को संभालते हुए कहा, ऐसा नहीं है मैम, आपको गलत फहमी हुई है। सर तो बस आपका टेस्ट करवाने के लिए। पर रिद्धिमा उसकी बातों को काटते हुए बोली, मुझे पता है बंता, तुम्हारे सर मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं, और आपको भी पता है, मैं समझती हूँ कि आपको जो ऑर्डर दिया जाए आपको वही करना है। पर क्या आप एक औरत होने के नाते मुझे इस जघन्य अपराध से बचा सकती हैं? ये बेबी चाहे कुछ भी हो, उसे इस दुनिया में आने का अधिकार है। डॉक्टर बंता कुछ डरे हुए आवाज में बोल पड़ी, सॉरी मैम, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। सर मुझे बर्बाद कर देंगे। अचानक रिद्धिमा ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिया और आंसू भरी आंखों से कहा, प्लीज डॉक्टर बंता, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वनिता ने असहाय आवाज में उत्तर दिया, मैं क्या कर सकती हूँ मैम? रिद्धिमा, मैंने भी मेडिकल पढ़ी है डॉक्टर बंता, और मुझे पता है कि रिपोर्ट कैसे बदले जा सकते हैं। बंता ने भयभीत आवाज में उत्तर दिया, पर मैम, यहाँ सर खुद डॉक्टर हैं और ये उनका ही हॉस्पिटल है, वे तुरंत मेरी झूठ पकड़ लेंगे। रिद्धिमा ने अनुनय भरे स्वर में कहा, मुझे पता है रिपोर्ट आज शाम तक मिलेगी और अभी 1 घंटे में विवेक को सिंगापुर के लिए रवाना होना है। उसने आपको सारा निर्देश दे रखा है, पर अगर बेबी गर्ल हुई तो बस आपको उसे चेंज करना है और उनके आने के बाद आपको एक झूठ बोलना है। इससे एक मासूम जान बच जाएगी और शायद मैं भी, क्योंकि मेरा सहारा सिर्फ ये बच्चा है। कहते हुए रिद्धिमा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बंता ने असमंजस की आवाज में कहा, और सर ने आपको दोबारा टेस्ट कराया तो? और बेबी आने के बाद क्या होगा? रिद्धिमा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने सब सोच लिया है, मैं अपने पापा के पास चली जाऊंगी, वहीं बेबी का जन्म होगा। बंता कुछ सोचते बोली, ठीक है, पर सर को पता चला तो? रिद्धिमा, नहीं चलेगा, पर हाँ, मुझे पता है बाद में आपको परेशानी होगी। बनीता ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे ये जॉब करनी भी नहीं है, यहाँ का कोई काम मुझे ठीक नहीं लगता। वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है और उसके बाद मैं कनाडा जा रही हूँ। रिद्धिमा ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उसके गर्भ में लड़की ही पल रही थी और जिसे बचाने के लिए रिद्धिमा को कुछ करना था, किसी तरह उस हैवान से अपनी बेटी की जिंदगी को बचाना था। जब घर में सब खानदान का चिराग लड़का आएगा ये सोचकर खुशी से झूम रहे थे। सास ने भी अब रिद्धिमा पर थोड़ी दया दिखलाना शुरू की थी। तब एक दिन रिद्धिमा ने चुपके से अपने पापा को फ़ोन किया और उनके पास जाने की बात जाहिर की और कसम भी दे दी कि उसने फ़ोन किया है, ये किसी को पता न चले। शशांक को कुछ कुछ अंदाजा जरूर हो चुका था कि उनकी बेटी खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत ढेर सारे कीमती उपहार के साथ और रिद्धिमा को लिवा लेने आए और विवेक की माँ ने खुशी खुशी उनके साथ रिद्धिमा को भेज दिया। पर जब उन्हें रिद्धिमा की बेटी होने का समाचार मिला तो उनके सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। विवेक वृंदा को कुछ नहीं बिगाड़ सका क्योंकि वो वहां से जा चुकी थी, पर रिद्धिमा के लिए उसने कुछ बहुत भयानक सजा सोचना शुरू कर दिया। रिद्धिमा ने पापा को कुछ नहीं बताया, पर अब वो उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहती थी और अपनी बेटी के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। पर विवेक की रिद्धिमा के लिए भूख उसे जल्द ही मुक्ति देने वाली नहीं थी। विवेक जल्द ही रिद्धिमा और अपनी बेटी को वापस ले आया, पर साथ में शशांक की आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करके। उसका कहना था कि शशांक की ड्यूटी है अपनी पोती के नाम कुछ दे, और शशांक चुपचाप मान गए क्योंकि वे जानते थे विवेक को चुप करवाने का एक ही रास्ता है और वो है अपनी प्रॉपर्टी उसके हवाले कर दे। वो ये नहीं समझ पाए थे कि ऐसे लोगों की भूख बढ़ती ही जाती है, चाहे वो अपनी पत्नी के शरीर का हो या उसके पिता के दौलत की। जब तक दोनों ही चीज खत्म ना हो जाए इन भूखे भेड़ियों को बस लूटने की भूख लगी ही रहती है।
उसके बाद 9 साल बीत चुके थे। इसी बीच रिद्धिमा और 4 बार गर्भवती हुई थी और हर बार गर्भ में लड़की होने के कारण उसे गर्भपात कराया गया था। विवेक समझ चुका था कि रिद्धिमा ने ही पहली लड़की के बारे में पता रहने पर जानबूझकर उसे बचाने के लिए पीहर चली गई थी। इसलिए वो अब खुद सोनोग्राफी करवाता और फिर गर्भपात तक रिद्धिमा के पास रहता, जिससे फिर से वो और एक लड़की को बचाना ली। रिद्धिमा की जिंदगी पूरी तरह नरक बन चुकी थी। विवेक के अत्याचार सहते हुए अब उसने विद्रोह करना भी छोड़ दिया था। उसकी विद्रोह करने की शक्ति ही चली गई थी। वो तो बस अब विवेक के हाथों की कठपुतली बन चुकी थी। जब रिद्धिमा जीने का सारा आस छोड़ चुकी थी, तभी अचानक से उसे अरमान मिल गया था, और वो भी उसकी बेटी मिष्टी के कारण। उसी लड़की की वजह से वो अपने प्यार से फिर से मिल पाई थी, जिस बच्ची को बचाने के लिए उसने अपनी भी जान की फिक्र नहीं की थी। मिष्टी अरमान से उस समय मिली जब वो अपने स्कूल की टीम के साथ समर कैंप में गई थी। उसे पहाड़ी पर चढ़ते हुए चोट लगी थी और डॉक्टर अरमान, जो कि दूसरे स्कूल टीम के साथ आया था, उसकी ट्रीटमेंट की थी और उनमें अच्छी दोस्ती हो गई थी। पता नहीं क्यों अरमान को ये बच्ची बहुत प्यारी लगी थी, और जब पता चला कि उसका नाम मिष्टी है तो वो उसकी तरफ खींचा चला आया। उसे याद आ गया था उसने और रिद्धिमा ने अपनी पहली बेबी का नाम मिष्टी रखने का सोचा था। उसके दिल में यही ख्याल आया कि आज अगर रिद्धिमा से उसकी शादी होती तो उनकी बेटी भी इतनी ही बड़ी होती। उसने जब मिष्टी से उसके पापा का नाम पूछा तो उसने बस इतना ही कहा, आप पहले ये बताओ डॉक्टर अरमान कि लोग पहले पापा का नाम ही क्यों पूछते हैं, मम्मा का क्यों नहीं। अरमान उसके प्रश्न पर चौंक गया था। उसने कुछ सोचते हुए बस इतना कहा था, क्योंकि हमारे समाज में पापा के नाम से ही उनके बच्चों को जाना जाता है। उस बच्ची ने गुस्से से कहा था, पर बच्चे पर उसकी मम्मा का ज़्यादा हक होता है, उन्हें अपनी माँ के नाम से जाना जाना चाहिए। अरमान ने हंसते हुए कहा था, ओके बाबा, तो आप अपनी मम्मा का नाम ही बता दीजिए। मिष्टी ने उसकी तरफ एक टक देखते हुए कहा था, मेरी मम्मा का नाम है रिद्धिमा। अरमान सुनते ही चौंक गया था, और उससे भी ज़्यादा चौंक गया था मिष्टी के प्रश्न को सुनकर। क्या हुआ डॉक्टर अरमान, आप चौंक क्यों गए? क्या आप किसी रिद्धिमा को जानते हैं? अरमान ने सर हिलाते हुए कहा था, नहीं नहीं जानता मिष्टी, आपको झूठ कहना भी नहीं आता डॉक्टर अरमान। तो सुनिए, आप रिद्धिमा को जानते हैं और मैं उसी रिद्धिमा की बेटी हूँ। अरमान उसकी बातों को सुनकर दंग रह गया था। उसकी तो आवाज़ ही बंद हो गई थी। फिर खुद को संभालते हुए पर कुछ हकलाते हुए उसने पूछा था, तुम रिद्धिमा की यानी विवेक की बेटी हो? मिष्टी अरमान की स्टेथोस्कोप हाथ में लेकर उससे खेलते हुए कुछ शांत आवाज़ में उत्तर दिया था, हाँ, पर आपने पूछा नहीं कि मैं आपको कैसे जानती हूँ। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा था, तुम्हारी मम्मा ने बताया होगा कि मैंने उनके साथ इंटर्नशिप पूरी की थी, या तुमने मेरी फ़ोटो देखी होगी। मिष्टी ने सर हिलाते हुए कहा था, हाँ, मैंने आपकी फ़ोटो देखी थी। मम्मा के और भी दोस्त हैं, राहुल, निक्की, अभिमन्यु, सपना, और बेस्ट फ्रेंड थी मुस्कान। अरमान को उन दिनों की बात याद आ गई थी और अचानक दिल में कुछ चुभने लगा था। बहुत सारा दर्द जिसे छुपाकर वो हंसने की कोशिश करता था, आज अचानक दिल में सूल बनकर चुभने लगा था। कितने सपने देखे थे उसने रिद्धिमा के साथ, क्या क्या सोचा था अब उसकी ज़िंदगी का हर पल खुशनुमा होगा, हर एक कदम खुशी से भरा होगा। अपनी रिद्धिमा के साथ उसे अपने सराखों पर बिठा कर रखेगा, 2 प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, उनके प्यार की निशानी। पर सब कुछ बिखर गया था। शशांक सर ने उन्हें उसकी औकात दिखा दी थी और रिद्धिमा भी उसे भूल गई थी। उसे भी विवेक पसंद था, क्योंकि उसके पास ढेर सारी दौलत और उसके साथ साथ नाम, यश भी था। शशांक ने कड़े शब्दों में ये बता दिया कि अगर रिद्धिमा ने कुछ गलत किया या अरमान उससे मिलने की कोशिश की तो शशांक अपनी बेटी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाएगा। और अरमान जानता था ये इंसान कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने उसी दिन वो शहर छोड़ दिया था, बिना किसी को कुछ बताए। रिद्धिमा उसे भूल जाए और विवेक के साथ खुश रहे, यही उसकी चाह थी। और शायद वो अरमान को भूल ही गई थी और अपनी दुनिया में अपने पति के साथ खुश थी। कहाँ खो गए डॉक्टर अरमान? अरमान ने चौंक कर मिष्टी की तरफ देखा था। फिर उसने कहा था, आप बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए कहा था, बिल्कुल गलत, मेरी मम्मा मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी है। अरमान ने हंसते हुए कहा था, आपको ऐसा कैसे लगा? मिष्टी, इसलिए कि मेरे पास आप जैसा कोई दोस्त नहीं है, पर मम्मा के पास था। अरमान ने हंसते हुए कहा था, आप जब बड़ी होंगी
तो मुझसे भी अच्छा दोस्त मिलेगा आपको। मिष्टी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए कहा था, मैं तो बड़ी हो गई हूँ और मुझे डॉक्टर अरमान से दोस्ती करनी है, किसी ऐसे वैसे से नहीं। अरमान वो करके हंस पड़ा था और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा था, ओके मेरी प्यारी दोस्त, आज से हम दोनों दोस्त हैं, पर किसी को पता ना चले, ओके। मिष्टी ने हाथ मिलाते हुए कहा था, किसी को नहीं चलेगा, प्रॉमिस। अरमान और मिष्टी की दोस्ती हो गई थी और अरमान कभी कभी उससे मिलने उसके स्कूल आता था, क्योंकि उसके घर वो जा नहीं सकता था और रिद्धिमा को पता चले वो नहीं चाहता था। उसे डर था रिद्धिमा शायद उसे गलत ना समझे। पर एक दिन रिद्धिमा जब मिष्टी के कपड़े उसके अलमारी में संभाल कर रख रही थी तो उसे एक लिफाफा मिला और उसे खोलते ही उसे लगा कि सारी धरती हिलने लगी है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मिष्टी के साथ अरमान का फोटो। ऐसा कैसे हो सकता है? मिष्टी कैसे अरमान को जानती है? अरमान उसे कहाँ मिला? तो क्या अरमान उसकी बेटी से दोस्ती की है, उससे बदला लेने के लिए? क्या चाहता है वो, और मिष्टी तक कैसे पहुंचा वो? मम्मा, क्या हुआ आपको? आप इस तरह क्यों खड़ी हैं? रिद्धिमा ने घूमकर मिष्टी की ओर देखा और अचानक उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने गुस्से से थरथर कांपते हुए पूछा, तो इसे कैसे जानती है? पर मिष्टी ने बड़ी ही नॉर्मल आवाज में उत्तर दिया, मेरा दोस्त है डॉक्टर अरमान। रिद्धिमा ने उसी आवाज में प्रश्न किया, तू? मिष्टी, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो तेरा दोस्त कैसे? मतलब? मिष्टी रिद्धिमा के हाथों से अपनी तस्वीर लेते हुए कहा, जैसे वो आपका दोस्त था वैसे मम्मा वो मेरा भी दोस्त है, और बहुत रिलिएबल दोस्त है। रिद्धिमा मिष्टी की बाहों को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कांपते आवाज में बोल पड़ी, मिष्टी, अरमान तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। तूने क्या बताया हमारे बारे में उसे? सच बता। उसने शायद इसलिए तुमसे दोस्ती की होगी कि। पर मिष्टी अपनी मम्मा की बातों को काटते हुए सधी हुई आवाज में बोली, उसने आपके बारे में अभी कुछ पूछा ही नहीं मम्मा, फिर क्या बताऊं? और आपकी तकलीफ सुनाकर मेरे दोस्त को क्यों मैं दुखी करूं? आपने उन्हें विश्वास नहीं किया जिसकी सजा आपको मिल रही है, और डॉक्टर अरमान को भी बिना कोई गलती किए सजा भोग रहे हैं। रिद्धिमा धम से जमीन पर बैठ गई थी। क्या कहना चाहती है ये लड़की? इतनी छोटी सी लड़की ऐसी बातें कहाँ से सीखी? और किसने इसे इनके रिश्ते के बारे में बताया? आजकल किस किस से मिलती है ये? अगर विवेक को पता चले तो शायद वो मिष्टी को जिंदा जमीन में गाड़ दे। रिद्धिमा क्या करेगी, कैसे इसे बचाएगी? मिष्टी की बातों से वो होश में आई। मिष्टी उसके सामने ही बैठ गई थी और उसके हाथों को सहलाते हुए बोल रही थी, मुस्कान, मासी की बेटी खुशी मेरी फ्रेंड है। मैं मासी से मिल चुकी हूँ मम्मा, घबराओ मत मम्मा। मैंने आपके बारे में उनको कुछ नहीं बताया, पर उन्होंने मुझे आपके और डॉक्टर अरमान के बारे में सब बता दिया। मैंने आप दोनों की ढेर सारी तस्वीरें देखी है उनके पास, पर मम्मा मैं उन्हें आपके बारे में बताकर दुखी नहीं करना चाहती। वो तो सोचती है आप यहाँ बहुत खुश हो। रिद्धिमा के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। वो बोल पड़ी थी, प्रॉमिस कर बेटा, तू अरमान से नहीं मिलेगी और मुस्कान के घर भी नहीं जाएगी। मिष्टी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा था, नहीं मम्मा, आप मुझे मत रोको। प्रॉमिस, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर आपको इस नरक से एक दिन जरूर बचाऊंगी, और शायद उस दिन मुझे इनकी हेल्प की जरूरत हो। अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं मम्मा, और मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। मिष्टी ने अरमान को कुछ नहीं बताया था। उसने अपनी प्रॉमिस रखा था। सच बात तो ये थी कि उसे पता था बताकर कोई फायदा नहीं है। मम्मा कभी भी पापा को छोड़कर जाने का साहस नहीं करेंगी, और दादू कभी भी अरमान को मम्मा की ज़िंदगी में नहीं आने देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पापा कभी भी मम्मा को डिवोर्स नहीं देंगे। बस उसे तो उस दिन का इंतजार था जब वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और मम्मा को लेकर कहीं दूर चली जाए। अरमान के दिल में रिद्धिमा को देखने की, उससे बात करने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। जब भी मिष्टी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखती, उसे रिद्धिमा याद आती। एक दिन बड़ी हिम्मत से उसने मिष्टी से रिद्धिमा से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, पर दूसरे दिन मिष्टी ने आकर बताया था कि मम्मा नहीं चाहती। क्यों? इसका उत्तर मिष्टी ने नहीं दिया था। बस इतना कहा था, डॉक्टर अरमान, अगर आप मम्मा से मिलना चाहोगे तो शायद मुझे आपसे मिलने नहीं देगी, और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहती। अरमान ने सॉरी कहकर बात खत्म कर दी थी। पर एक दिन जब अरमान से मिष्टी को अपनी मासी अंजलि के बारे में पता चला तो वो उछल पड़ी थी। उसने आश्चर्य से कहा था, मम्मा ने कभी नहीं बताया, और ना दादू ने। मैंने तो मम्मा के पास और दादू के घर में भी उनकी कोई फोटो नहीं देखी। अरमान ने घबरा कर कहा था, मुझे शायद नहीं बताना चाहिए था मिष्टी। मिष्टी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए
कहा था, आप इतनी डरपोक क्यों हो? सच कहने में क्या डर? पर अब जब आपने बता ही दिया है तो आपको ये भी पता होगा कि मम्मा और दादू ने उनके बारे में क्यों नहीं बताया। अरमान ने सर हिलाते हुए कहा था, हाँ पता है, तुम्हारी मासी ने तुम्हारे दादू की मर्जी के खिलाफ अतुल से शादी की थी। मिष्टी, ओ, इसलिए शायद उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। अरमान, हाँ, तुम्हारे दादू बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मिष्टी, और मम्मा दादू से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए उन्होंने भी मासी से कोई रिश्ता नहीं रखा है ना। अरमान ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैंने तो कई बार रितमा से कहा था कि चुपके से अपनी दीदी से मिल जाए, उसे अच्छा लगता, पर रितमा अपने पापा के खिलाफ कभी जाना नहीं चाहती थी। मिष्टी ने अरमान की बात काटते हुए कहा, और इसीलिए उन्होंने डॉक्टर विवेक से शादी की, आपसे नहीं। अरमान ने झिझकते हुए कहा, मिष्टी, डॉक्टर विवेक तुम्हारे पापा हैं। मिष्टी, पता है, पर काश आप मेरे पापा होते। अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने बात को घुमाते हुए कहा, पापा होता तो दोस्त नहीं बन पाता ना, और मुझे मिष्टी की दोस्ती ज़्यादा प्यारी है। मिष्टी हंसते हुए बोल पड़ी, आपको पता है डॉक्टर अरमान, एक लड़की के लाइफ में उसके पापा ही सबसे बड़े दोस्त होते हैं। अरमान ने हंसते हुए कहा था, तो फिर डॉक्टर विवेक तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त होंगे, है ना। मिष्टी का चेहरा उतर गया था, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया था और अचानक वहां से उठते हुए कहा था, मुझे देर हो रही है। मिष्टी चली गई थी, पर अरमान ने देख लिया था किस तरह उसने रितमा की तरह ही बड़ी सफाई से अपने आंसू छुपा गई थी। कुछ तो है जो मिष्टी अपने पापा से इतना चिढ़ती है, पर अरमान उनके निजी मामलों में दखल नहीं दे सकता था। वैसे भी रितमा उससे नहीं मिलना चाहती थी, शायद अरमान से मिलकर उसे अपना प्यार याद आ जाता, या शायद वो विवेक से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अब अरमान का उसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। पर अगले दिन मिष्टी ने मिलते ही अरमान से पूछा था, क्या आप मुझे मासी के घर ले जा सकते हैं। अरमान ने चौंकते हुए कहा था, पर तुम्हारी मम्मा को पता चला तो। मिष्टी ने निश्चिंतता के साथ उत्तर दिया था, बताएगा कौन। अरमान को चुप खड़ा देखकर वो बोल पड़ी थी, मैं खुद मिल लेती, पर उन्हें पहचानती नहीं हूँ और ना किसी से इस बारे में पूछ सकती हूँ, वरना आपसे हेल्प नहीं लेती। अरमान ने हंसते हुए कहा था, ओके चलो, आज ही मिलवाता हूँ। अंजलि अरमान को देखकर चौंक गई थी और उससे भी ज़्यादा हैरत में पड़ गई थी मिष्टी को देखकर। वो उनका स्वागत करना ही भूल गई थी और दरवाजे पर ही खड़ी थी, तभी उसे उस बच्चे की मीठी सी आवाज़ सुनाई पड़ी, क्या आप ही अंजलि जोशी हैं। अंजलि ने सर हिलाते हुए कहा था, हाँ, पर तुम कौन हो। फिर अरमान की ओर देखते हुए पूछा था, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ अरमान, कैसे हो, मुंबई में रहते हो, ये तुम्हारी बेटी है क्या, बड़ी प्यारी है, बिल्कुल मेरी रिद्ध जी की। वो बात खत्म ही नहीं कर पाई थी कि उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। अरमान सोच नहीं पा रहा था कि कैसे बात शुरू करे, पर मिष्टी बोल पड़ी थी, इतने सारे सवाल एक साथ, अगर थोड़ी बैठने की जगह मिले तो हम एक एक करके सबके उत्तर दें। अंजलि मुस्कुरा पड़ी थी, वो मिष्टी के रेशम जैसे बालों पर हाथ फेरती हुई बोली थी, सॉरी, वो अचानक बहुत दिनों बाद मिले ना, अंदर आ जाओ बेटा। अरमान तुम भी आओ। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। अंजलि सामने बैठी अवाक से मिष्टी की बातें सुन रही थी। मिष्टी ने बताया था वो उसकी बहन रितमा की बेटी है और उसे पता ही नहीं था कि उसकी कोई मासी भी है। वो तो डॉक्टर अरमान ने बताया तो वो तुरंत मिलने चली आई। अंजलि पास आकर उसके बाहों में भर लिया, कितनी खूबसूरत है मिष्टी, बिल्कुल उसके रिद्ध जी की जैसी। उसने प्यार से मिष्टी के गालों को सहलाते हुए कहा था, मेरी रिद्ध जी कैसी है मिष्टी, क्या अब भी वो मुझसे नाराज है, क्या उसका मुझसे मिलने का मन नहीं होता है। मिष्टी, मम्मा ठीक है मासी, पर यही बात मैं आपसे पूछूं तो क्या आपका मन नहीं होता मम्मा से मिलने का। अंजलि ने भर्राई आवाज में कहा था, बहुत मन होता है मिष्टी, जब हमने उसकी शादी की बात सुनी तो पापा के मना करने के बावजूद भी वहां गई थी, पर पापा ने रिद्ध जी से मिलने ही नहीं दिया था और कसम दे दी थी कि अगर हमने उनसे या रिद्ध जी से मिलने की कोशिश की या कोई कांटेक्ट की तो उनका मरा हुआ मुंह देखूंगी। मैं जानती थी पापा जो कहते हैं वही करते हैं, इसलिए उसके बाद उनसे दूर ही रही। मिष्टी ने कुछ सोचते हुए कहा, तो शायद दादू ने मम्मा को भी ऐसी ही कोई कसम दी होगी जो मम्मा आप लोगों की बात तक नहीं करती। पर एक बात बताओ मासी, दादू आपसे गुस्सा क्यों है। अतुल, जो बहुत देर से उनकी बातें सुन रहा था, बोल पड़ा, क्योंकि तुम्हारी ब्यूटीफुल मासी ने इस बदसूरत इंसान से शादी की थी। मिष्टी ने आंसू से कहा, आप तो कितने हैंडसम हो। अतुल ने हंसकर कहा, आप समझी नहीं मिस मिष्टी, कुछ लोग पैसे को इंसान की खूबसूरती या बदसूरती सोचते हैं, आपके दादू भी वैसे ही इंसान हैं। अंजलि ने अतुल को छिड़कते हुए कहा, तुम भी ना अतुल, मिष्टी बच्ची है अभी, उससे ऐसी बातें करते हैं क्या।
मिष्टी, नहीं मासी, मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। अब देखो ना, मेरा फ्रेंड डॉक्टर अरमान कितना हैंडसम है, पर दादू ने उन्हें छोड़कर डॉक्टर विवेक को रितमा के लिए चुना। मैं समझ सकती हूँ क्यों। अंजलि हैरत से बोल पड़ी, डॉक्टर विवेक तुम्हारे पापा है मिष्टी। मिष्टी ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, जानती हूँ। अच्छा मासी, चलती हूँ। अंजलि ने जल्दी से उत्तर दिया, अरे ऐसे कैसे, मेरी रिद्धि जी की बेटी बिना कुछ खाए कैसे जा सकती है। तभी एक उसकी ही उम्र का लड़का हाथ में मिठाई का प्लेट लेकर उसके पास आया और मीठी सी हंसी के साथ कहा, आप लोग भूल सकते हो, पर मैं अपनी छोटी बहन को बिना मुंह मीठा किए नहीं जाने दे सकता। अंजलि ने हंसते हुए मिष्टी से कहा, मिष्टी, ये तुम्हारा भाई अभिनंदन है, हमारा बेटा। ये सुनते ही मिष्टी खुशी से उछल पड़ी। वो अभिनंदन का हाथ पकड़ते हुए बोली, हेलो अभी भैया, आज शायद मेरी जिंदगी की सबसे खुशी का दिन है, और इसके लिए डॉक्टर अरमान को ढेर सारा थैंक्स। अरमान ने हंसते हुए कहा, दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी मिष्टी, भूल गई क्या। जिंदगी इसी तरह शायद गुजर जाती है। अरमान को अब और कुछ नहीं चाहिए था, बस मिष्टी की दोस्ती, उसके साथ बातें करना, बस इतनी ही चाह शेष रह गई थी। शायद रिद्धिमा के जाने के बाद उसने अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं था और ना ही मांगा था, पर आज भी कभी कभी दिल में एक टीस जरूर उठती थी। लगता था काश उस समय कुछ हिम्मत किया होता। उसे शशांक ने बताया था कि रिद्धिमा उससे विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे विवेक जैसा इंसान मिल गया है, और रिद्धिमा ने खुद उनसे कहा है कि अरमान से प्यार उसका बचपना था। अरमान तो इतना सुनते ही टूट गया था। रिद्धिमा ऐसे कैसे कह सकती है, ये सोचा भी नहीं था। बस एक दर्द सा दिल में लिए उसके रास्ते से हट जाने का फैसला कर लिया था। बाद में उसे लगा कि कम से कम एक बार उसे रिद्धिमा से खुद पूछना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया। उसे अपने हक के लिए रिद्धिमा से लड़ना चाहिए था, पर प्यार के लिए तो रिद्धिमा ने ही अपने कदम आगे बढ़ाए थे, उसने नहीं। अरमान को अपने हालात और रिद्धिमा के पापा का स्टेटस पता था, इसलिए चाहते हुए भी उसने रिद्धिमा से खुद को दूर रखा था। पर रिद्धिमा इस तरह उसके करीब आती चली गई कि अरमान खुद को रोक नहीं पाया था। फिर भी उसके दिल में असमंजस की स्थिति आती रहती थी, और जब भी वो रिद्धिमा से उसकी चर्चा करता, उसका बस एक ही जवाब, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अरमान, और प्यार में कोई दीवार नहीं होती, और मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं कि उनके ना कहने का सवाल ही नहीं उठता है। देखना, जब मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगी वो कितने खुश होंगे। अरमान मुस्कुराकर पूछता, मुझे देखकर तुम्हारे पापा क्यों खुश होंगे भला। तो रिद्धिमा जवाब देती, क्योंकि तुम इतने हैंडसम जो हो, उन्हें खुशी होगी कि उनकी बेटी ने कोई काले कलूटे से प्यार नहीं किया। रिद्धिमा के कहने के अंदाज पर अरमान जोर से हंस पड़ता और उसे अपने करीब खींचकर कहता, अच्छा जी, मैं काला होता तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना। रिद्धिमा उसके सीने से लगते ही बोली, तब भी करती अरमान, क्योंकि जोड़ी तो ऊपर वाले बनाते हैं ना। तुम्हें देखते ही मैं समझ जाती कि तुम ही वो हो जो मेरे लिए इस धरती पर आया है। मोबाइल बजते ही अरमान का ध्यान टूट गया। यादों के सिलसिले उसे अभी तक सोने नहीं देते थे। कभी कभी लगता था वो जाकर रिद्धिमा से पूछे, क्या भगवान से भी गलती हुई थी रिद्धिमा, या तुमसे हुई थी। पर किसी से भी गलती हुई हो, सजा तो मुझे ही मिलनी थी ना। वो ऊपर वाला भी अपनी दुनिया में खुश है और तुम भी अपनी दुनिया में, पर मेरा क्या, मैं कैसे जीऊंगा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा। मोबाइल फिर से चीखने लगी थी। अरमान ने देखा मिष्टी का था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया, पर मिष्टी थोड़ी घबराई हुई थी। उसने बस इतना ही कहा, डॉक्टर अरमान, मैं अभी आपसे मिलना चाहती हूँ, अभी। अरमान, पर तुम हो कहाँ मिष्टी, और इतना घबराई क्यों हो? सब ठीक तो है ना। मिष्टी, मैं आपके घर के सामने खड़ी हूँ और बहुत बार बेल बजाया पर आपने खोला ही नहीं। अरमान, सॉरी मिष्टी, मैं घर में ही हूँ, बस 2 मिनट। अरमान ने दरवाजा खोलते ही मिष्टी को खड़ा पाया, पर आज उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो अंदर आकर धम से सोफे पर बैठ गई। अरमान किचन से पानी का गिलास लेकर आया और मिष्टी की ओर बढ़ाते हुए धीरे से बोला, क्या बात है मिष्टी। पर इतना कहते ही मिष्टी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अरमान ने घबराए हुए सुर में कहा, क्या हुआ मिष्टी, मुझे नहीं बताओगी। रितमा ने कुछ कहा है क्या, या तुम्हारे पापा को कुछ पता चल गया। मिष्टी कुछ देर अरमान की ओर देखती रही, फिर भर्राए सुर में बोली, आप मम्मा को बचा लो डॉक्टर अरमान, मम्मा बड़ी मुसीबत में है, मेरी मम्मा को बचा लो। क्या अरमान रितमा को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।